एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने गॉस की थ्योरम को पढ़ लिया है। गॉस की थ्योरम बोले तो गॉस की प्रमेय, ठीक है। वहाँ हमने गॉस की प्रमेय को सिद्ध किया था। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जो हमारा वीडियो बना है, ये लेक्चर है हमारा गॉस की प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के उपयोग कह लीजिए, अनुप्रयोग कह लीजिए, या उसके यूजेस कह लीजिए, ठीक है। तो बच्चों, गॉस की प्रमेय का उपयोग हम कहाँ करते हैं, देखिएगा। ये टॉपिक उतारने से पहले हम थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन देंगे। जहां पर भी आवेशों का सतत वितरण होता है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जहां भी आवेशों का आपको सतत वितरण मिलेगा, तो उस सतत वितरण के कारण, किसके सतत वितरण के कारण, आवेशों के सतत वितरण के कारण किसी भी स्थान पर, किसी भी बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, हम इसकी गणना करते हैं। किससे? इस गॉस की प्रमेय से। ये गॉस की प्रमेय हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया है। जो हमारे बिगनर्स हैं जल्दी से जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो बच्चों, सतत वितरण में हमने क्या किया था, देखिए कुछ टाइम पहले जाएंगे, अब इतिहास में पहुंच जाए, हमारी वीडियोस के, हमारे लेक्चर के इतिहास में पहुंचेंगे, तो आप वहां पर देखेंगे हमने सतत वितरण पढ़ा था। और आवेशों का सतत वितरण 3 प्रकार का होता है। पहला बोला था हमने रेखीय वितरण। आवेशों का रेखीय वितरण, यहाँ हम विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। आवेशों का क्षेत्रीय वितरण कहिए, या आप पृष्ठ वितरण कह दीजिए। तीसरा था आवेशों का आयतन वितरण। 3 प्रकार का हमारा आवेशों का सतत वितरण था, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अनुप्रयोग बोले तो रेखीय आवेश के कारण, आवेशों के सतत रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी स्थान पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। फिर हम पढ़ेंगे पृष्ठ आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। फिर हम पढ़ेंगे, यही हमने आयतन में पढ़ा, ठीक है। तो भाई ये 2 पृष्ठ और आयतन तो हम इसके अगले लेक्चर में 1, 2, 3 करके पढ़ेंगे। तो पहला तो अनुप्रयोग होगा हमारा ये रेखीय सतत वितरण के कारण। तो जो हमारा आज का लेक्चर है, ये हमारा गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग। लिखेंगे आप लोग, अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। देखिएगा, अनंत लंबाई का आवेशित सीधा तार मतलब उसकी लंबाई हमको कुछ नहीं पता है, बहुत ही लंबा तार है। देखिए, दिस इज बहुत लंबा तार है। इस पर हमारा आवेश समान रूप से, सतत रूप से क्या है, वितरित है। मान लेते हैं वो आवेश धनावेश है, कुछ पता नहीं इसकी लंबाई बोले कहाँ तक है, फिर भी मान लेते हैं, भाई खुश करना है अपने को, ठीक है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आवेश जो वितरित है एक पतले लंबे सीधे तार में है, तो देखिए रेखीय आवेश है, रेखीय वितरण है आवेशों का। जहां पर भी लंबाई के अनुदिश होगा वहां पर रेखीय, जहां पर भी चौड़ाई लंबाई चौड़ाई के अनुदिश बोले तो द्विविमा में होगा, वहां पर हमारा पतली शीट, जैसे कागज की पतली शीट या किसी धातु की पतली शीट पर आवेश वितरण, तो वो होगा पृष्ठ आवेश। किसी घनाभ में होगा, किसी ठोस गोले में होगा, तो फिर वो आयतन में आ जाएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रेखीय आवेश वितरण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो इसमें हमारा गॉस की प्रमेय लगती है। कैसे उपयोग होता है वो हम इसके डेरिवेशन में करते करते हमें कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इस टॉपिक को नोट करेंगे, जल्दी। तो देखिए बच्चों, क्या करना है, ये तो है, माना हमारे पास एक L लंबाई का सीधा तार है, कुछ नहीं पता अनंत है वैसे, फिर भी हमने कुछ नाम दे दिया उसको L, ठीक है। L लंबाई का एक सीधा तार है, ठीक है। अब उस पर कुछ आवेश, कुल आवेश हमारे, इन सब आवेश को अगर हम एक साथ परिणाम ही निकालें तो कुल आवेश Q है, ठीक है। तो जल्दी से पहले आप नोट कर लेंगे, माना एक L लंबाई का सीधा तार है जिस पर +Q आवेश सतत रूप से वितरित है। फिर लिखिएगा, माना तार का रेखीय आवेश घनत्व, याद कीजिए ऐसा कुछ लिखा है था, रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा लेते थे, कुछ याद आ रहा है बचपन का, कुछ है ना, लैम्डा है। इसलिए देखिए, रेखीय आवेश घनत्व की हमने परिभाषा पढ़ी है, लैम्डा बराबर आवेश बट्टे L,
एकांक लंबाई में कितना आवेश है, इसे आप डाल देंगे। यहाँ से देखिए हमारे पास Q का मान आएगा Q इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। देखिए बच्चों ये L लंबाई है, दिस इज लैम्डा, ऐसे कीजिएगा, ऐसे कर लेना उल्टा वाई लैम्डा। तो ये तो हो जाएगा बच्चों समीकरण 1, यहाँ से मत करना, यहाँ पे कर लेना इसको, है ना। Q इक्वल टू लैम्डा इंटू एल या लैम्डा एल, समीकरण 1। अब हमने क्या करना है, इस L लंबाई के तार पर जो आवेश उपस्थित है उसके कारण किसी भी बिंदु पर आपने क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। ठीक है, गॉस की प्रमेय लगेगी, कैसे लगेगी देखिए। तो हम क्या करेंगे, माना किसी भी बिंदु, ये यहाँ भी हो सकता है, बिंदु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, वट लोकेशन पर डिपेंड नहीं होगा। तो बच्चों हमने क्या किया, कुछ दूरी पर हमने एक बिंदु P ले लिया, एक बिंदु P पकड़ लिया। ठीक, अब इस बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है हमने यही ज्ञात करना है। कहाँ पर, इस पूरे डेरिवेशन में देखिए, अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो भाई E ज्ञात करने के लिए, E कैसे ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करना है हमको E। तो गॉस की प्रमेय तो भाई हमें फ्लक्स बताती है ना, ये फ्लक्स बताती है, क्या बताती है, गॉस की प्रमेय फ्लक्स बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ऐसा पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में हमने। ठीक है, लेकिन बच्चों इसका मान हमने कुछ ऐसा भी तो पढ़ा है, वेक्टर E डॉट डी एस इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ से इन सबको भगाएंगे, E का मान निकल जाएगा, निकलेगा। ठीक है, जब हम गॉस की प्रमेय लगा देंगे तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान स्वतः ही निकल जाएगा, निगमन हो जाएगा उसका। तो क्या करना है, कुल मिला के हमें पहले, अब देखिएगा आपके पास एक बहुत ही लंबा तार है, दैट इज दिस। ये एक लंबा तार मान लो, इसे पतला सा एक डंडी लकड़ी ली मैंने। ठीक है, अब क्या करना है, हमने यहाँ पर लगानी है गॉस की प्रमेय, बट वी नो दैट, हमें पता है कि गॉस की प्रमेय वहीं पर लागू होती है जहाँ पर एक बंद पृष्ठ हो। एक बंद पृष्ठ के लिए ही हमारा क्या होता है, गॉस की प्रमेय का निगमन हम कर सकते हैं, वहीं पर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो क्या करना है, कुछ नहीं करेंगे आप, ये हमारे पास तार है, पतला सा तार है, थोड़ा मोटा दिख रहा है आपको ये, बट है नहीं, मान लीजिए बहुत पतला है, लंबा सा पतला तार अनंत लंबाई का। तो आपने क्या करना है, इसको घेरना है, इसको बिल्कुल बंद करना है। तो देखो आप यहाँ से बंद करेंगे ताकि जितना आवेश इस तार पर फैला है क्लोज हो जाए, बंद हो जाए। तो क्या करना आपने, देखिए आपने यहाँ से करेंगे, आप इसको यहाँ से बंद करेंगे तो देखिए इतना हिस्सा, आप इसको एक जगह से बंद करेंगे तो यहाँ का हिस्सा दिखेगा, यहाँ से बंद करेंगे तो यहाँ का दिखेगा, यहाँ से करेंगे केवल तो यहाँ का दिखेगा। तो आपको क्या करना, चारों ओर से घेरना है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप क्या बना सकते हैं, इसके चारों ओर आपने क्या किया भाई, गोल 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 ले गए और क्या बना दिया, एक बेलनाकार आकृति आपके पास बन गई। देखिए मैं बना के दिखाती हूँ आपको कैसे बनेगा। ये है हमारा बेलनाकार आकृति, दिख रहा है, ये बेलन बना दिया। अब क्या करेंगे, ये भाई असली में लेकर नहीं आना, इसको असली में नहीं लेके आना है आपने, वास्तव में अपने एक इमेजिन करना है फॉर्मूला लगाने के लिए। और यहाँ पर एक तार है, देखो ये घिर चुका है। ठीक है, तो कैसा पता है ना, समझ रहे हैं आप, ये हमारा बेलनाकार आकृति बन जाएगी, बनेगी नहीं बनेगी, इसको घुमाएंगे ऐसे, ये रोल करते करते ये हमारी बेलनाकार आकृति बन गई। हमने यहाँ पे तार डाल दिया तो देखो बंद हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे से घिर जाएगा। अब बच्चों मैंने क्या बताया था, हमने इसको क्या करना है, इस तार को एक बंद पृष्ठ बनाना है। ठीक है, और जो ये बंद पृष्ठ है ना, जो इस तार को क्या कर लेगा, पूरी तरह से बंद कर देगा। उस पृष्ठ को हम नाम देते हैं बच्चों गॉसियन पृष्ठ, नोट में लिख लेंगे ऊपर, गॉसियन पृष्ठ, जिस पर हम गॉस की प्रमेय को लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे वहां पर। तो क्या करना है, आपने एक लैंग्वेज लिखेगी जल्दी से, बिंदु P से होते हुए, देखिए अगर तार से बिंदु P r दूरी पर स्थित है, ठीक है, लिखेंगे जल्दी से, बिंदु P से होते हुए r त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचने पर, खींच लेते हैं भैया ये जी, ये और ये हो जाएगा, ये टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, लेकिन इसको आप ऐसे बना लेना, कॉन्सेप्ट ना जा रहा है कुछ, है ना, कुछ नहीं जा रहा है। अब क्या करना है, हमने कहा हमने गॉसियन पृष्ठ बना दिया, हमें तो निकालना है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमने गॉस प्रमेय लगाने का मतलब है फाई निकालना, है ना। तो फाई निकालने से पहले हम क्या करेंगे, डी फाई निकालेंगे। ये फाई क्या चीज़ है, फिर डी फाई क्या चीज़ है बताती हूँ आपको। फाई क्या है, इस पूरे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स मीन्स वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी जा रही है, अभी लंबवत कितनी जा रही है। तो ये तो है भाई पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला। लेकिन मैंने आपसे बोला था पहले ही कि हम किसी भी कार्य को संपूर्ण रूप से करने के बजाय लघु लघु टुकड़ों में कर ले तो क्या होता है, हमारे लिए काम इजी बन जाता है। तो हम ऐसे ही करेंगे। कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने से अच्छा है कि हम उसको क्या करें, लघु खंडों में विभक्त कर ले। ठीक है, तो अब क्या करना है आपने, पुनः इस बिंदु P के चारों ओर एक लघु गॉसियन पृष्ठ कंस्ट्रक्ट मानने पर, ठीक है, अब उस गॉसियन पृष्ठ का परिमाण ले लेंगे आप ds। ठीक है, परिमाण होगा उसका ds, लैंग्वेज भी लिखते रहेंगे आप साथ साथ। माना बिंदु P के चारों ओर लघु खंड का क्षेत्रफल ds है तथा लघु क्षेत्रफल सदिश कितना होगा, ds वेक्टर होगा। और बच्चों हमें पता है भाई ds वेक्टर कहाँ की ओर होता है, लंबवत बाहर की ओर, तो यहाँ से बाहर की ओर जाएगा वेक्टर ds। ठीक है, फिर लिखेंगे दूसरी चीज, माना बिंदु P पर आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है जिसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसकी दिशा क्या होगी बच्चों, इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, हमें पता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो भाई प्लस से दूर होती है, माइनस की ओर होती है, या प्लस से माइनस की ओर होती है, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो बच्चों प्लस से दूर, तो प्लस तो भाई यहाँ पर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण इस बिंदु पर दूर होगी इससे, ऐसे। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ बिंदु P से दूर बोले तो दिस, ये ds वेक्टर, ये वेक्टर E। आई बात समझ में? ठीक है, तो लिखेंगे जल्दी से। अब आपने करना है, देखो हमारे पास इतना आ गया, हमने बिंदु, ये जो ds वेक्टर है ये ds क्षेत्रफल है ये वाला, इससे गुजरने वाला लघु क्षेत्रफल, लघु वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करते हैं। लिखेंगे लघु क्षेत्रफल खंड ds से गुजरने वाला ये वाला लघु वैद्युत फ्लक्स वो होगा हमारा d5। दिस इज d5, और d5 का मान हम कैसे निकालते हैं, वेक्टर E डॉट ds, ऐसा निकालते हैं कुछ, है ना। ठीक है, तो बच्चों अब क्या करना है, हमें तो कुल वैद्युत फ्लक्स चाहिए, तो लिखेंगे, देखिए लघु क्षेत्रफल के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो हमारा d5 है, तो कुल कितना होगा वो हमारा 5 होगा, और उसको हम d5 करके निकालेंगे। ठीक है, तो लिखना जल्दी से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, वैद्युत फ्लक्स होगा हमारा 5 इक्वल टू d5 को आपने क्या करना है बच्चे, इस d5 को आपने इंटीग्रेट कर देना है किसके सापेक्ष, समाकलन कर देना किसके सापेक्ष, बंद पृष्ठ के सापेक्ष। ठीक है, इस तरह नोट कर लो पहले इसको। अब क्या करेंगे, इस d5 का मान रख देते हैं बच्चों यहाँ से समीकरण 2 से d5 का मान इसमें रखने पर, तो 5 बराबर हो जाएगा हमारा वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। ठीक है, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। अब क्या करना है, इसको मिटा देते हैं, मिटाना है भाई इसको आपको, इस समीकरण 1 को भाई दिमाग में रखना, ये भी यूज होने वाली है यहाँ पर। फिर क्या करते हैं, देखिए इसको दोबारा लिख लेते, चलो वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। देखो ये कुछ दिख रहा है आपको, एक सदिश ये है, दूसरा सदिश ये है। हमने तो भाई बात की थी 11th में जब हम मिले थे एक बार, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू AB cos थीटा, है ना, अदिश गुणनफल है दो सदिशों की, तो हमने क्या करना है यहाँ पर EDS cos थीटा। ठीक है, अब थीटा कौन है, ये थीटा कौन है भाई महाराज,
कहाँ से टपक गए अब, है ना। तो थीटा क्या है हमारा, ये वेक्टर ई और डीएस के बीच का कोण, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। देखो डीएस की दिशा उधर को, ई की दिशा भी उधर को, तो दोनों एक समान दिशा में, तो कोण कैसा होता है 0 डिग्री। ये इधर को, ये भी इधर को, तो 0 डिग्री। ये इधर को तो ये भी इधर को, तो कैसा कोण 90 मत कहना भाई, दोनों के बीच में कोण 0 है। क्यों, क्योंकि दोनों की दिशा समान है। ये इधर को, ये भी इधर को, तो भी 0। ये नीचे तो ये भी नीचे, तो 2 तब भी 0। हाँ अगर ये नीचे और ये ऊपर, तो अभी देखो 180 डिग्री का कोण, 180 का, ठीक है। तो बच्चों जब भी समान दिशाएं होती है तो बीच में दोनों सदिशों में कोण क्या होता है बीच का, वो होता है 0 डिग्री, शून्य होता है। तो आप देख लेंगे चूंकि वेक्टर ई और वेक्टर डी एस एक समान दिशा में है, एक समान दिशा में है, अतः थीटा बराबर कितना होगा 0 डिग्री, कोण कितना होगा 0 डिग्री। चलो मान रखते हैं फिर अब बड़े प्यार से। cos 0 डिग्री, cos 0 का मान, वेरी गुड, को पता है भाई, तब बुद्धू धुना समझ रखा है हमको। क्यों जी, बुद्धू समझ रखा है हमें। क्या करना है आपने, देखो एक बार चलो अपने बच्चों के लिए हम सिंपल फिर से लिख सकते हैं। ईडीएस हो जाएगा सीधे, है ना, एक की गुणा किसी से भी करो आप वही माना जाता है। एक हमारा हट गया है, नोट करते रहेंगे साथ साथ, वीडियो पॉज करते रहो, नोट करते रहो, ठीक है। अब क्या है हमारा फाई इक्वल टू, दोबारा मैंने उतार दिया इसको, वेक्टर ई डी एस। तो क्या करना है अब, चूंकि इसको कुछ समीकरण डाल देते हैं, समीकरण 1 2, समीकरण 2 डालते हैं, एक दूसरी यूज नहीं हो रखी अभी ना, अभी 2 नहीं है हमारे पास, समीकरण 1 बनी हमारी रेखीय आवेश घनत्व वाली। अब क्या करना है, चूंकि गॉस की प्रमेय के अनुसार, गाउस लिख लो या गॉस लिख लो, गॉस प्रमेय के अनुसार हमने क्या पढ़ा था, हमने तो पढ़ा था भाई किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, उस आवेश का 1/ε0 गुना, ऐसा पढ़ा था या कुछ ऐसा पढ़ा होगा आपने, 1/ε0 गुना, है ना, बात तो वही है, Q/ε0। तो क्या करना है, इसको इस मान को यहाँ पे ले जाएंगे आप, यहाँ पे कर दो, यहाँ पे समीकरण में 2 में रख देते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में मान रखने पर, फाई का मान रखने पर लिखेंगे, समीकरण 2 में फाई का मान रखने पर लिख लेंगे आप। फिर क्या करना है, आपने 5 में यहाँ पे समीकरण 2 का मान रख दिया, समीकरण 2 में मान रख दिया। तो देखो ये क्या है, मैंने आपको एक समाकलन वाले लेक्चर में बताया, समाकलन वाले एक अलग से लेक्चर बता रखा है कि इसके अंदर, इस समाकलन के अंदर वही टर्म्स आते हैं हमारे, वही पद आते हैं जिनके आगे डी लगा होता है, जैसे कि डी एक्स लगाओ तो ये आ जाएगा, या डी के अंदर एक्स है तो एक्स से रिलेटेड, एक्स से संबंधित कोई पद जैसे एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास दिखाया कहीं पे ए एक्स स्क्वायर डी एक्स या ए एक्स क्यूब डी एक्स, तो हमने क्या रखना है, हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से ए को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये डी के अंदर एक्स है, तो ये एक ये अंदर रहेगा और एक ये अंदर रहेगा, बाकी ये अजनबी की तरह इसको हमने क्या करा, बाहर फेंक दिया, निकल यहाँ से। आई बात समझ में। तो क्या करना है हमने, इधर देखो समाकलन, पृष्ठ समाकलन, इसका मतलब है बंद पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के अंदर हम समाकलन में वही लेंगे जो डी से रिलेटेड हो। डी से रिलेटेड एक ऐसा है डी एस, इसका मतलब हमने अंदर लेना है, एक डी एस लेना है, और एस की तरह कोई और है ना, कोई भी नहीं दिख रहा, तो ई को हमने क्या करा, बाहर फेंक दिया, ठीक है। इसका मान अभी हमने ज्ञात करेंगे, फिर क्या करेंगे, ई का मान ज्ञात करेंगे। तो बच्चों एक बात बताइए, हमने कुछ ऐसा बताया होगा, आपको रूल बताया था कि किसी भी इसका ये ऐसे करके एक्स आ जाता है ना, या सीधे एक्स के सापेक्ष एक्स ही होता है हमारा, ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखो ये कट जाएगा, दिमाग में काटना, वहाँ पे दिखाना मत, ऐसे से काट दिया, वहाँ पर नहीं दिखाना है, अपने दिमाग में काटना है कि डी से डी और ये एक दूसरे से कट जाता है, ऐसा रिलीज कर देना आपने। क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास एस। एस क्या है हमारा, गॉसियन पृष्ठ का, गॉसियन एस कौन है, इस पूरे पृष्ठ, जो गॉसियन पृष्ठ कौन है, बेलनाकार आकृति, इसका पूरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, लघुखंड का क्षेत्रफल हमारा डी एस है, पूरे का था हमारा एस। गॉसियन पृष्ठ का
क्षेत्रफल। और एक बात और बता दें आपको, जब हमने गॉसियन पृष्ठ, देखो पतला सा लंबा तार है, लंबा तार है हमारे पास ये, इस लंबे तार में इसकी जो तुम्हें पता होगा, आप लोगों ने क्लास 10th में ये बात सुनी होगी कि जो हमारा तार होता है वो तार की आकृति बेलनाकार मानी जाती है ना। थोड़ा सा हमारा ये इस टाइप से तार होता है ना, थोड़ा सा इसका ये जो होता है कुछ व्यास होता है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी माना जाता है अगर ये थोड़ा मोटा तार हो तब। ठीक है, बहुत पतला सा तार है तो इसका ये व्यास तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब ये है कि अगर तार है, ये तार है हमारे पास, इसका अगर कुछ व्यास हो तो कुछ हमारा तार इस टाइप से देखो बेलनाकार आकृति होगी, लेकिन तार बहुत पतला है, अनंत लंबाई का पतला तार, तो देखो ये चीज़ की बिल्कुल नगण्य मान जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आवेश होना तो बिल्कुल जायज़ ही नहीं है, मतलब ये तार है तो यहाँ इसके कोनों पे तार तो आवेश तो बिल्कुल भी उपस्थिति नहीं होगा। तो पतला तार है बिल्कुल, तो लंबाई के निर्दिष्ट होगा। ठीक है, तो लंबाई के निर्दिष्ट होगा तो हमको घेरने के लिए किसकी जरूरत है, केवल हमें केवल ऊपर के हिस्से को घेरने की जरूरत नहीं है, इस तार के ऊपर के 2 हिस्सों को घेरने की जरूरत नहीं, हमने घेरने की जरूरत है तो केवल इतने यहाँ पर। ठीक है, हमने जो तार को घेरने की ज़रूरत है वो है केवल इतने हिस्से पर, किनारे पर, क्योंकि ऊपर इधर वाले हिस्सों पर और इधर वाले हिस्सों पर कोई भी क्या नहीं है, आवेश नहीं होगा, क्योंकि बहुत पतला है, व्यास बिल्कुल नगण्य है। तो क्या करना है हमने, ये बेलन का कौन सा पृष्ठ है, कौन सा क्षेत्रफल लिया जाएगा, सबको पता है, अगर 2 वृत्त लग जाएं तो संपूर्ण पृष्ठ होता है बेलन का। ठीक है, 2πr r+h। ठीक है, लेकिन अभी हमको जो जरूरत है वो है केवल उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, 2πrh। अगर त्रिज्या r है, लंबाई h है, बट यहाँ पर लंबाई h की जगह पर देखो हमने l ले रखा है, h की जगह हम लगा देंगे l, ये हो जाएगा हमारा q/ε। और फाइनली हमको फाइंड क्या करना है, हमको किसका मान ज्ञात करना है, e का मान ज्ञात करना है। तो e का मान ज्ञात करने के लिए सबको भगाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, कहना नोट कर लिया, नोट कर लिया। यह है हमारा q/ε0 इक्वल टू e इंटू 2πrl। दोबारा होता है, e का मान ज्ञात करने के लिए सबको यहाँ भेजो, तो ये हो जाएगा आपका e बराबर क्या, q/2πε0 r इंटू एल। ई को इधर ले आता है, इसको इधर ले आते हैं, तो e इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास q/2πε0 r इंटू एल। बच्चों अब हमारी यूज होगी समीकरण 1। समीकरण 1 का मान अब हम यहाँ पर q की जगह पर रख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर। q का मान क्या है समीकरण 1 में, ऐसा है, लंबाई l लैम्डा इंटू एल, तो यहाँ पे क्या करना है आपने 2πε0 r l, l से l गयो, बचा हमारे पास लैम्डा, दिस इज लैम्डा 2πε0 r। ठीक है, तो ये तो है हमारा क्या, वैद्युत क्षेत्र, जिसके कारण इस अनंत लंबे पतले तार के कारण बिंदु P पर। देखिए थोड़ा मजा नहीं आ रहा इसको देख के, बिल्कुल मजा नहीं आया, क्यों, क्योंकि अभी तक तो मैम हम तो पढ़ते थे कुछ ऐसा 1/4πε0, कुछ यहाँ पर जो भी होता था फिर दूरी होती थी ना, है ना, तो ये 1/4πε0 ऐसा बन जाए तो मजा आ जाता है, 9 × 10⁹ सीधे सीधे रख देता है ना, हमारा काम भी आसान होता है। तो एक काम करते हैं, इसको बना लेंगे, आसान नहीं है तो क्या हो गया, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, या एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो क्या करना है आपने यहाँ से 1/2πε0, चलो छोड़ ऐसे मत, आपने क्या करना है 2 से गुणा कर दो, और जिससे गुणा किया उसी से भाग भी दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, ऊपर तो हो गया हमारा 2 लैम्डा, अपॉन में r को भी अलग कर लिया, बचा हमारे पास 2, ये 2 बचे, ये 3 बच गए, वे r को मैंने अलग कर दिया, उसको अलग कर दिया, ये बचा हमारे पास 1/2 4πε0 e, दैट इज द विद्युत क्षेत्र। किसी अनंत लंबाई के पतले लंबे तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने क्या कर लिया है, निगमित कर लिया है। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, इसका एक जो जल्दी से इस न्यूमेरिकल को नोट कीजिए, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पर बेस्ड, जल्दी से करेंगे, जल्दी से। क्या कहता है, किसी अनंत रेखीय आवेश से 4 मीटर की दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का क्षेत्र उत्पन्न है, तो
तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है आपने, सीधे सूत्र में मान रखने हैं और खुश हो जाना भाई, जैसे बच्चे को एक कुरकुरा मिल गया हो, है ना। तो क्या करना है, किसी अनंत रेखीय आवेश से 4 मीटर की दूरी पर एक अनंत रेखीय आवेश, एक पतला सा तार है लंबा, उस पर आवेश, अभी कितना आवेश है बता दें, उसकी बात ही नहीं की उसने, चाहिए भी नहीं हमको, ठीक है। तो बच्चे कह रहे हैं कि कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर, r बराबर 4 सेंटीमीटर है भाई, मीटर नहीं है, की दूरी पर एक बिंदु है, वहां पर E का मान कितना है, जो इतने का वैद्युत क्षेत्र 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो रेखीय आवेश घनत्व मतलब हमें इसका लैम्डा ज्ञात करना है। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से दर्शाते हैं, सबको पता है। R का मान दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, बट हमें चाहिए भी मीटर में 4 सेंटी को डालने के लिए क्या लगाते हैं, 10⁻⁻², 4 × 10⁻² मीटर। ई का मान भी आपको दे रखा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, जो अभी मैंने आपको कराया उस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा दो, सीधे सीधे चिपका देना है आपने, और जितने भी मार्क्स हैं कुरकुरे मार्क्स आपके जेब में। E = 1/4πε0, फिर 2 λ/r। E का मान है हमारे पास 9 × 10⁴, इसका मान तो आप सबको पता है, इट इज 9 × 10⁹, 2 × लैम्डा, ये हमको फाइंड करना है। अपॉन में r चल रहा है, तो r है हमारा 4 × 10⁻²। तो बच्चे क्या करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 1 कम 2 2 2 4। देखिए बाकी सबको भगाओ, देखो 9 से 9 कट जाएगा, पता है ना, ये भाग में आएगा तो ऊपर नीचे कर लिया। हमें लैम्डा का मान निकालना है, तो इसको यहीं पर रखो, बाकी सबको भगाओ यहाँ से, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा गुणा में, 10⁴ ऑलरेडी है, ये भी, ये पूरा यहाँ पर, और ये वाली चीज़ नीचे आ जाएंगी, तो ये 10⁻² भी ऊपर चले जाएगा, नीचे आएगा हमारा 10⁹ और कोई नहीं आएगा। तो देखिए क्या करना है, लैम्डा ज्ञात करना है, इसको भगाते हैं ऊपर, 2 × 10⁴ -2, है ना, ये 2 माइनस हो गए, ये देखो प्लस का बहुत मजे ले रहा है नीचे, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -9, है ना, बहुत मजे ले रहा है अभी। तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 10⁻, ये 2 और 9 में से 2 माइनस हो, कितना आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 7, इसके बाद -7, क्या, तो लैम्डा का मान तो आ गया बच्चे हमारे पास 2 × 10⁻⁷। घोड़े गधे आम केला सेब क्या होगा भाई, ये 2 × 10⁻⁷, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, घोड़ा लिखें, गधा लिखें, क्या लिखें, समझे कुछ भाई। मात्रक लिखना बहुत जरूरी है कि वो क्या चीज़ है, किसकी बात हो रही है, कूलम पर मीटर। क्यों, क्योंकि लैम्डा बराबर होता है Q/लेंथ, आवेश बट्टे लंबाई, Q इसका मात्रक कूलम, इसका मात्रक मीटर। ओ माय डॉग मैम, ये तो हमें आता था, हम कैसे भूल चुके हैं, बिकॉज बच्चों यू आर नॉट स्टडिंग। पढ़ाई करो बच्चों, कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी बनाए रखो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक न्यूमेरिकल, ठीक, जल्दी से इसको छाप लेंगे और इस पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आ रहे हैं समझ में, वो कमेंट बॉक्स में लिख के दे देंगे, ठीक है। मैं उसको अगले लेक्चर में उसको कंप्लीट कराऊंगी, लेकिन अगर आप क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे तो मैं क्यों बताऊंगी, है ना। ऑनेस्ट बनो अपने लिए, बी ऑनेस्ट फॉर योर सेल्फ, अपने लिए ऑनेस्ट बनो, ईमानदार बनो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है पूछिए, टीचर नहीं पूछेगा आपसे कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम आपके अंदर नहीं घुस सकते, आपके दिमाग में नहीं घुस सकते। आपके मन की, अपने मन में जो जो डाउट्स हैं वो आप पूछोगे, तब हम उसको क्लियर करेंगे, हम उसका नया रास्ता खोजेंगे। आई बात समझ में। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।